हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम जीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जून 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है। अब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? एक कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में ही क्या हुई थी, हमारे भारत का मतलब इंडिया के लिए संविधान सभा बनाने की बात की थी। ठीक है, इसी संविधान सभा से क्या बना है, हमारा संविधान बना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो किससे हुआ था? संविधान सभा से संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। ठीक है, एक क्या था, क्रिप्स मिशन कब था? ये आया था जुलाई 1942। ठीक है, इसके तहत भी क्या होता है, हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, और हमारी जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। हमारी संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई हैं टोटल 66 बैठकें हुई हैं हमारे संविधान निर्माण होने तक, संविधान जब तक हमारा नहीं बना था निर्माण। ठीक है, 166 बैठकें हुई हैं। और हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? हमारे संविधान को बनने में लगा था 2 years 11 month और 18 days। ठीक है, इतना हमें संविधान को बनने में टाइम था। और दो सालों में कितनी बार बैठक हुई है? 166। पहली बैठक याद रखना 9 दिसंबर और दूसरी 13 दिसंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? वो चुना गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर सच्चिदानंद को किसका चुना गया है? अस्थायी से। ठीक है, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और ये क्या है हमारी, ये पहले क्या है, राष्ट्रपति है। ठीक है, और सेकंड क्या है, ये चुने गए थे 9 दिसंबर को और ये चुने गए थे 11 दिसंबर। ठीक है, तो इन्हें पहले चुना गया था अस्थायी के रूप में, फिर उसके बाद इन्हें चुना गया था स्थायी के रूप में, जो कि हमारे क्या थे, राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत का मतलब क्या होता है कि कब कब अपनाया गया। ठीक है, कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, इस दिन हमें संविधान को अपनाया गया था। और लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अब इसी दिन एक मंथ 2 मंथ बाद ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में दो चीजें होती, एक तो पहली बार स्वराज शब्द की मांग की गई थी। ठीक है, दूसरी क्या था कि वहां पर हमारा तिरंगा फहराया था। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने 26 जनवरी का दिन रखा कि हम अपने संविधान को इस दिन लागू कर देंगे। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब क्या होता है? इसका ऑप्शन है बी, बिना भेदभाव के सभी संस्कृतियों के प्रति सम्मान आचरण। मतलब कि बिना भेदभाव, किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव ना करके सबके साथ क्या एक जैसा व्यवहार करना, सभी के धर्म को एक समान मानना, सभी के धर्म की एक समान इज्जत करना। ठीक है, अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि हमारे संविधान में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, चाहे वो कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सा भी धर्म हो। अगर आपकी इच्छा है कि आप इस धर्म को छोड़ के इसमें आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, और हमारे जो उसका आर्टिकल है, आर्टिकल किस में है? वो आर्टिकल है 25 से 28 में। ठीक है, ये आर्टिकल याद रखना।
ठीक, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अब भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को किस चीज में स्वतंत्रता नहीं दी गई है? इस चीज में कि भारत में सॉरी सशक्तता के साथ शांतिपूर्ण एकत्रित होने का, मतलब कि इस टाइम पे इनकी स्वतंत्रता छीनी जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इकट्ठे होते हैं या फिर जब हमारी कोई मीटिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे सबको शांतिपूर्वक एकत्रित होना होता है। तो कोई इंसान ये ना कह सकते कि भाई हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, हम बोल सकते हैं या कुछ नहीं, वहां पे तुम्हारा स्वतंत्रता का अधिकार लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से? ये जर्मनी से दिया गया है। हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो काफी चीजों से ले लेके बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है? उसे उधार का थैला भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। और हमारी एक थी प्रारूप समिति, तो हमारी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और जो हमारी संघ समिति थी वो जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था तो हमारी इस टाइम पे बहुत सारी समितियां थी। ठीक है, जिस जिस समितियों से मिल मिल के क्या बना है? हमारा संविधान बना है। ठीक है, और जो जवाहरलाल नेहरू जी का उनका एक थी, क्या थी? उद्देश्य प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्तावना जो कब लागू हुआ है? जो हुआ है 13 दिसंबर को इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस की प्रेरणा से पर आधारित है? मतलब कि किस देश से ये लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अब संघ और राज्य में के बीच में शक्ति का बंटवारा कैसे? मान लो कि ये संघ राज्य है, ठीक है, और ये क्या है? राज्य। संघ के पास क्या होगी? शादी का, डिवोर्स का, ठीक है, ये सारे अधिकार होंगे। और राज्य के पास क्या होंगे? कि सड़क निर्माण करवाना, ठीक है, स्कूल बनवाना। तो ये सारे क्या होंगे? इनके बीच में इनके अधिकार व शक्ति इनके पास बटी हुई है। ठीक, अगर इसको कुछ पैसे चाहिए होंगे, मान लो इसको कोई मनी की जरूरत है, तो किसके पास अपनी अपील देगा? इसके पास। जैसे क्या देगा? मनी देगा। ठीक है, तो यही चीज। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो किसमें? भाग 3। भाग 3 में क्या कहा गया है? कि हमारी फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसका उल्लेख क्या किया गया है? भाग 3 में किया गया है। ठीक है, इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस भाग में किया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है वो कितना है? आर्टिकल 12 से 35 तक के सारे प्रावधानों में क्या है? मौलिक अधिकार उल्लेखित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है? तो 36 से 51 किस बातों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत का। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के ए में है। ठीक, अब नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? मौलिक अधिकार की तरह होते हैं, बट इसमें एक फर्क है कि मौलिक अधिकार को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, पर इसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है। ठीक है, इसे संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है। क्यों? क्योंकि क्या है? ये ना जब वक्त आता है तब लागू किया जाता है, जैसे कि सड़क का निर्माण या बुजुर्गों की देखभाल, ठीक है, या फिर पार्किंग वगैरह की जगह। तो ये जब टाइम आता है तब उस अधिकारों को लागू किया जाता है। पर मौलिक अधिकार क्या? हमारे जन्म से अधिकार में प्राप्त होते हैं। हम जैसी जन्म लेते हैं वैसे में क्या होता है? मौलिक अधिकार हमें मिल जाते हैं। ठीक है, सारे स्वतंत्रता का ये सारे अधिकार। ठीक है, तो इसलिए क्या है? ये अलग है और ये इस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कि मान लो कि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है। ठीक है, हनन मतलब जैसे कि आप कहीं जा रहे हो या आप किसी धन को अपनाना चाहते हो, पर वो आप पे प्रावधान या पुलिस कोई कह रहा है, तो ऐसा नहीं, मतलब कि आपका अधिकार का हनन हो रहा है किसी भी चीज का। ठीक है, जैसे कि आपको कहीं पे बोलने की आजादी नहीं दी जा रही, तो ये क्या आपके मौलिक अधिकार का हनन है? तो आप इसकी शिकायत लेके कहां जा सकते हो? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आप कहीं पे भी जा सकते हो अपनी रिपोर्ट लेकर कि भाई ऐसी चीजें मेरे यहाँ पे, मेरे इस जगह पर क्या हुआ है? मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी में भी जा सकते हो। ठीक, बट अगर आप तो ये क्या करेंगे? ये आपका क्या करेंगे? ये आपकी सुनवाई करेंगे, आपको आपके मौलिक अधिकार दिलाने की कोशिश करेंगे या उसका भराव करवाएंगे। ठीक है, पर नीति आयोग सिद्धांत में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये असंवैधानिक है, तो इसमें किसी का भी ये नहीं है कि रोल की आपका कोई भी हनन करता तो आप यहाँ पे नहीं जा सकते। यहाँ पे आप न्याय के लिए कोई भी न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के लिए संविधान से अभिप्रेरित है? मतलब जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिया गया? वो लिया गया पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? पूर्व सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर। तो इसे सर्च क्या लिया? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया। मौलिक कर्तव्य होता क्या है? जैसे कि हमें कुछ अधिकार, जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के साथ हमें क्या मिलेंगे? कुछ कर्तव्य भी मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मौलिक कितने होते हैं? हमारे 11 होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमें अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमें देश में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें क्या कहते हैं? बड़ों को आदर करना चाहिए। हमारे संविधान मतलब कि हमारे देश को आजाद करवाने में जिस भी बड़े लोगों का योगदान है, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, भगत सिंह, बहुत सारे लोग, ठीक है, इनका जो योगदान है, तो इनके प्रति हमारे हमारे मन में क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। ठीक है, प्यार होना चाहिए। ये नहीं कि हम इनके लिए घृणा करें, नहीं, हमारे दिल में इनका आदर करना चाहिए, हमें इनसे प्यार करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या मौलिक कर्तव्य में है। अब पहले कितने थे? पहले 10 थे, अब कितने हो गए? ये 11 हो गए। 11वें में क्या जुड़ा है कि आ, देखिए 6 से 14 साल के बच्चों को 6 to 8 क्लास तक क्या मिलेगी? मुफ्त शिक्षा मिलेगी। और ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये क्या नेसेसरी है, अनिवार्य चीज है ये, कि इंसान को ये चीज मिलनी ही मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं? मौलिक कर्तव्य में ऐड किया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है वो किसमें है? अनुच्छेद 51 के ए में। ठीक है, अब क्या है? ये भी जो 50 अनुच्छेद 50, इसमें क्या है कि जो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका, इसमें क्या है? इनकी शक्तियों को हाफ हाफ बांटना। ठीक है, हाफ हाफ डिवाइड करना। इसके पास कुछ शक्ति है, इसके पास कुछ शक्ति है, तो इन्हें जो शक्ति है उन्हें हाफ हाफ करके इनमें क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो जो राष्ट्रपति पद पर जो भी इंसान नियुक्त होना चाहता है उसके लिए क्या आयु है? 35 वर्ष का होना वो जरूरी है। दूसरा कि वो क्या होना चाहिए? किसी लोकसभा या राज्यसभा या किसी का भी कोई अध्यक्ष सदस्य होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा वो कोई दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी असंवैधानिक नाम दर्ज नहीं होना चाहिए, कि उसने कोई गलत काम ना करा। ठीक है, तो ये सारी क्या इसकी मान्यता है या फिर इसकी क्या है? नियम है कि इंसान को ये बनने के लिए ये होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या होता है कि आपको एडमिशन लेने के लिए स्कूल में आपको दिल्ली का होना चाहिए, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, सब नेसेसरी चीजें ना कि आपको ये चीज होनी चाहिए। तो ऐसे ही राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के लिए ये चीजें होना ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? मतलब कि मनोनीत करते हैं, तो कितने करते हैं? ये 2 करते हैं, बट अब ये एक भी नहीं करते। पहले कितने करते थे? एंग्लो इंडियन कितने करते थे? 2, बट प्रेजेंट टाइम पे नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों क्या कर दिया गया है कि एंग्लो इंडियन की सदस्य की जो लोकसभा में सदस्यता है वो छीन ली गई है। अब किसमें मतलब किस संविधान संशोधन, कौन सा? 105वां हुआ था। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन द्वारा क्या करा गया? 2019 में इनको एंग्लो इंडियन को 2 को इन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? हमारे लोकसभा की जो टोटल पहले कितने मेंबर्स थे? कितने थे? 545 थे, बट अब सॉरी 545 थे, अब कितने? 543 है। ठीक है, प्रेजेंट में इतने हैं। ठीक है, आप ये याद रखना कि 2019 में ये चीज हुई थी कि अब कोई भी एंग्लो इंडियन का कोई भी सदस्य लोकसभा में कोई भी बहुमत नहीं प्राप्त करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो किसमें किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 360 में। ठीक है, अब 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, इमरजेंसी मतलब कि नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान 352। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, मतलब कि भारत में मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए कहां से अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं? वो लिए जाते हैं लोकसभा से। ठीक है, 91 में क्या है? आर्टिकल के द्वारा इसमें क्या है कि जो लोकसभा में है, लोकसभा में क्या होगा? मंत्रिपरिषद का 15% हिस्सा ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? ज्यादा होगा, तो
ये चीज याद रखना किस आर्टिकल में ये प्रावधान है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होगा 18। ठीक है, देखिए एक बार आपके लिए, और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर क्या है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो, अगर ये राज्यसभा के सदस्य है तो इसके पास क्या नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ये ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होगा उसे लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसे प्रधानमंत्री की सारी शक्तियों से प्राप्त है, सारे अधिकार वो यूज कर सकता है। ठीक है, सारी शक्तियों को वो यूज कर सकता है। बट अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसके पास कोई भी शक्ति नहीं रह जाती कि वो इस चीज का यूज कर सके। इसलिए वो जब राज्यसभा का सदस्य है तो उसके पास जब उसका अविश्वास प्रस्ताव जारी होता है तो उसके पास ये भी अधिकार नहीं रहता कि वो अपना पक्ष रख सके। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, अगर किसी को नहीं मिला है लोकसभा का सदस्यता, ठीक है, नहीं मिले तो उसे 6 मंथ के अंदर उसकी सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, वो पीएम के पद से हट जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर मान लो कि कोई वोट जीत गया, ठीक है, कोई चुनाव जीत गया, ठीक है, वो क्या है, लोकसभा का वो नहीं है, सदस्य नहीं है, तो उसे 6 मंथ के अंदर कैसे करके उसे लेना ही पड़ेगा, वरना वो अपना पद छोड़। ठीक है, तो यही चीज है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो किसका नहीं होता, राज्यसभा का। वो क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, पर वो क्या होता है, उसका अध्यक्ष नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। मतलब कि संयुक्त अधिवेशन क्या, कि जब अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है, तो कौन करता है, ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। हमारे जो देश में अधिवेशन है वो 3 बार होता है। ठीक है, बट जो जरूरी है वो 2 टाइम, एक तो शीत ऋतु में, मतलब कि एक विंटर और एक समर में, और एक ग्रीष्म में। ठीक है, होना आने वाले हैं। तो इसकी कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, इसे बुलाता कौन है, लोकसभा का स्पीकर बुलाता है इसे। ठीक है, उसके मतलब क्या, अध्यक्ष के क्या कहते हैं, लोकसभा का स्पीकर कहते हैं, लोकसभा और स्पीकर। ठीक है, और पीएम मतलब कि सॉरी प्रेसिडेंट को यहाँ पे होना जरूरी है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक मीटिंग में होना जरूरी है, चाहे वो पहले में आ जाए चाहे शुरू में, वो उसकी मर्जी है, बट होना उसके लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है। तो राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो कौन होता है, वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, ये सलाह देता है उसे कि कैसे काम करना चाहिए या फिर कैसे। ठीक है, किसी भी अगर उसे किसी भी चीज में सलाह लेनी होगी तो वो मुख्यमंत्री से अपनी सलाह ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियायत पदनामा पदनाम कब बदल कर राज्यपाल कर दिए गए। मतलब कि जो इसकी ये थी, इसका जो एक नाम था सदर ए रियायत, इसको क्या कर दिया गया, राज्यपाल कर दिया गया। ठीक है, तो ये कब किया गया था, वर्ष 1948। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। तो कितनी न्यूनतम आयु होनी आवश्यक है इनकी, इनकी 25। ठीक है, और आप एक चीज और याद रखना, जैसे कि विधानसभा है, ये विधानसभा कहाँ होती है, ये होती है राज्य। ठीक है, विधानसभा सभा और विधान परिषद क्या होता है, विधान परिषद। ठीक है, जैसे कि हमारे क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, संसद होती है, संसद में क्या होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। ऐसी क्या होता है, हमारे स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है। तो ये क्या होता है, ये कभी नहीं होता। ठीक है, विधान परिषद का गठन कभी नहीं होता। जैसे क्या होता है, हमारे केंद्र में जो है क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा का जो होता है वो 2 इयर्स में क्या होते हैं, ये विघटित नहीं होता, बट 2 इयर्स में क्या होता है, उसके 1/2 या 1/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो रहते हैं वो फिक्स्ड है। ठीक है, वो फिक्स्ड है, मान लो। बाकी ये क्या होता है, ये कभी नहीं टूटती। दूसरी लोकसभा क्या होती है, टूट जाती है, 5 इयर्स में चेंज होते हैं, पीएम मतलब पीएम के साथ साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से
किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो क्या है वो, कौन से मामले है वो? मौलिक अधिकारों का संरक्षण, मतलब कि उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों ही क्या करेंगे, मौलिक अधिकार का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, उसकी देखभाल। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का क्या होता है कि उसके मौलिक अधिकार को हनन होता है, तो ये वहां पे जाके हवाला कर सकते हैं, इनमें से कोई भी इंसान देख सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ये बहुत फेमस मामला है, क्या है, केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती में क्या हुआ, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सबको संविधान में शामिल करने की बात की है। मौलिक कर्तव्य जो है वो पहले संविधान में शामिल नहीं था, बट इसने ही क्या करा, उसे संविधान में शामिल करवाया, इसी किसने, समिति ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? तो ये किस देश की प्रणाली से प्रेरित है, ये है फ्रांस की। ठीक है, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और ये इसका कैसे प्रोसीजर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट बना रहना चाहिए? मतलब कि अगर किसी को सर्वोच्च न्यायालय में जज बनना है, ठीक है, तो उसे 10 वर्ष के लिए क्या होना चाहिए, उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही हो जाएगा, इसका हेड बन जाएगा, या इसका वो जज बन जाएगा, या फिर कोई इसका एडवोकेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे हमारा मान लो ट्रांसफर होता है, तुम्हारा ट्रांसफर तो बहुत चीज, जैसे कि क्या कहते हैं उसे, चलो आप मान लो कि आप उसी पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा उसे क्या कहते हैं, बट ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इन दोनों की क्या करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो जो शपथ ग्रहण करवाता है, कौन करवाता है, वो राष्ट्रपति ही शपथ ग्रहण करवाता है। राष्ट्रपति को कौन करवाता है, वो करवाता है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो हमारे पीएम होते हैं, पीएम को कौन दिलवाता है, वो ये दिला। ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश। ठीक, और ये इनकी जो शपथ होती है राष्ट्रपति की, वो क्या होती है, गोपनीय होती है। ठीक है, इनकी गोपनीय होती है, किसी को नहीं पता, बस इनके अलावा। ठीक है, और एक पीएम के अलावा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है वो यही खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर